खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाविकास आघाड़ी में सीटों पर पेच फंस चुका है और उद्धव ठाकरे ने तो प्लान बी पर काम करना शुरू भी कर दिया है। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की ये तस्वीरें हैं तो पुरानी, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से इनके साथ आने की चर्चा होने लगी है। कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर के चल रहे मतभेद के बीच पिछले हफ्ते दिल्ली में संजय राउत की मुलाकात अमित शाह से हुई। कांग्रेस सूत्रों की माने तो इससे अलग देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की भी मुलाकात मुंबई में हुई। हालांकि इन दोनों मुलाकातों में बात कितनी आगे बढ़ी अभी ये साफ नहीं है। ये तो उद्धव के पास पहला विकल्प है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस से उद्धव की बात नहीं बनती तो दूसरे विकल्प के तौर पर सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी है। वैसे संजय राउत पत्ते पूरे नहीं खुल रहे। हमने जो इतना संघर्ष किया है, वो संघर्ष से क्या उनके साथ जाने के लिए क्या? कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि शिवसेना उन मुस्लिम बहुल सीटों पर दावा कर रही है जहां से उसके उम्मीदवार की जीतने की संभावना ज्यादा है। फिर आपकी सेवा करेंगे। मुंबई से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के नेताओं को आलाकमान ने दिल्ली में ही रहने के लिए कहा है। हालांकि पार्टी कह रही है कि कल तक पहली लिस्ट आ जाएगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच मामला 12 सीटों को लेकर फंसा है। उद्धव ठाकरे विदर्भ की इन सीटों पर दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस न झुकने को तैयार है और न ही मानने को। सूत्र बता रहे हैं कि रविवार देर रात तक एमवे की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक चली। ये बैठक 1 बजे तक चली, लेकिन उसके पहले संजय राउत और अनिल देसाई 11 बजे ही निकल पड़े। अब प्रदेश लेवल पर चल रही तनातनी का असर ये हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस को बैठक टालनी पड़ी। कांग्रेस ने मुंबई से दिल्ली पहुंचे अपने नेताओं को अगली सूचना तक यहीं रुकने को कहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि कल पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी सीटों की संख्या को लेकर ही आपसी सहमति नहीं बन पा रही। एमबीए में सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हलचल किस तरीके से तेज है, जरा इसे समझिए। एमबीए में सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत और शरद पवार के बीच मुलाकात की खबर है। 24 घंटे में आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी और पवार के बीच ये दूसरी बैठक है। कल रात जयंत पाटिल मिलने के लिए मातोश्री पर गए थे। सूत्रों की माने तो यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में झगड़ा बढ़ गया है। मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, कोई नाराजगी की बात नहीं है। जो भी कुछ होगा बातचीत करेंगे। एबीपी न्यूज के कैमरे पर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि कांग्रेस अखिलेश के फैसले से नाराज है। इतनी सीटें कहां देनी है क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। अजय राय खुलकर नहीं मिल रही, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग की है। इससे कम सीट मिलने पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 से अधिक सीट देना नहीं चाहती। चुनाव होता है जब तो सब अपनी अपनी मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर ही लड़ेगी। 13 नवंबर को 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। और देखिए, जरा समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका नामांकन भी शुरू हो गया है, जबकि बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई है चुनाव लड़ेगा कौन। तेज प्रताप यादव के नामांकन के मौके पर मैनपुरी में पूरा यादव परिवार मौजूद रहा। अखिलेश यादव से लेकर डिंपल और शिवपाल भी नामांकन में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने तेज प्रताप की रिकॉर्ड जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। तेज प्रताप रिश्ते में अखिलेश यादव के भतीजे लगते हैं। पहले सांसद रह चुके हैं। करहल सीट से 2022 में अखिलेश यादव जीतकर विधायक बने। तब अखिलेश को 1,48,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 80,000। अखिलेश तब 67,000 वोटों से चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश ने विधानसभा की सीट छोड़ी, जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। लोगों में बहुत जोश और उत्साह इस चुनाव को लेकर है और मैं समझता हूं कि एक बड़े मतों के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। अभी बीजेपी ने अपने पत्ते करहल में नहीं खोले। 13 नवंबर को वोटिंग है, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड में तेजस्वी यादव ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। खबर है कि अब गठबंधन में ही रहने का फैसला किया है।
तेजस्वी यादव ने सुबह सीएम हेमंत सोरेन से जाकर मुलाकात की और कल दिन भर जो अटकलें लग रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया। एबीपी न्यूज को पुख्ता जानकारी मिली है कि आरजेडी ने गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सीटों की संख्या को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक मत है कि अलायंस में ही चुनाव लड़ा जाए। कुछ सीटों को लेकर के विवाद होता है, लेकिन अभी वैसी कुछ नहीं है कि गठबंधन को कोई हरासमेंट हो। कल आरजेडी ने 12 से 13 सीटों पर दावा करके कांग्रेस और जेएमएम की बेचैनी बढ़ा दी थी। और प्रियंका गांधी परसों वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगी। आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दोपहर को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और चुनाव प्रचार के आगाज से पहले आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। केरल की वायनाड सीट से 23 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका के नामांकन में मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नामांकन के लिए वायनाड जाएंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक रोड शो करेंगे। वायनाड में प्रियंका के सामने बीजेपी की नव्या हरिदास उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। डोगरा फ्रंट और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। रविवार की रात गांदरबल के सोनमर्ग के इस इलाके में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गृह मंत्री जी से अपील है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए कि सुरंग बनाने वाले लोग डॉक्टर, कश्मीर का लोकल डॉक्टर मर्द दर्शाने का प्रयास करते हैं, किसी को जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। ये हमला तब हुआ जब गांदरबल के गुंड की सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर काम खत्म कर अपने शिविर में लौट आए थे। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आतंकी हमले के पीछे टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है, जो लश्कर का मुखौटा संगठन है। हमले के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। गांदरबल और आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब बात करेंगे दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट की, जिसकी जिम्मेदारी एक खालिस्तानी संगठन ने ली है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या इसके पीछे वाकई खालिस्तानी संगठन ही है। इस धमाके के निशान दिलो दिमाग पर ऐसे छपे हैं कि मिट नहीं रहे हैं। कहीं ये दिवाली से पहले किसी बड़े धमाके की आहट तो नहीं, क्योंकि जब से ये ब्लास्ट हुआ तब से एक के बाद एक हो रहे खुलासे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग है, ये सचेत करने वाली स्थिति है, सिचुएशन है, क्योंकि आपको इसी के साथ में मैं याद भी दिला दूं कि मई महीने में देश की राजधानी दिल्ली में 150 से ज़्यादा स्कूलों में बम धमाके से जुड़े ईमेल्स की धमकी दी गई थी। दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी एक खालिस्तानी संगठन ने ली है, जिसने टेलीग्राफ पर एक मैसेज भेजा है। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों को एक संदिग्ध की तलाश भी है। मराठा नेता मनोज जरांगे ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया है। मनोज जरांगे के नाम से आप बहुत ज्यादा भले ही वाकिफ ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये जाना पहचाना नाम है। जरांगे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का सबसे बड़ा चेहरा है और अब वो राजनीति के अखाड़े में हाथ आजमाने जा रहे हैं। अपने गांव अंतरवाली सराटी में पिछले 2 दिनों से चल रही सकल मराठा समाज की बैठक को संबोधित करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कर दिया कि जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार के जीतने की गारंटी है वहीं चुनाव लड़ेंगे। जरांगे ने SC/ST के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ रहे समान विचार वाले उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जिन सीटों पर मराठा समाज का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां उस उम्मीदवार को मराठा समाज अपना समर्थन देगा जो मराठा आरक्षण का समर्थक हो। महाराष्ट्र की कुल आबादी में करीब 33% मराठा हैं। जरांगे का चुनावी दांव कितना असरदार होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात साफ है, महाराष्ट्र के सियासी दंगल में नए खिलाड़ी की एंट्री से खेल दिलचस्प हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अफसरों के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। आरजेडी अब उन्हें आड़े हाथों ले रही है। लोगों को जल्दी कर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के बापू सभागार में दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। मंच पर नीतीश के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी मौजूद थे। नीतीश मंच से कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहे थे और उस दौरान वहां मौजूद बिहार के गृह सचिव और डीजीपी के सामने नीतीश हाथ जोड़ते दिखाई दिए। लोगों को जल्दी कर बोला आइए ना करिए, यहाँ पर पूजा करिए कि जल्दी करिएगा। पहले भी नीतीश कई मौकों पर मंच से अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने, पैर पकड़ने की बात करते नजर आ चुके हैं। नीतीश के इस तरह के वीडियो को हथियार बनाकर विपक्ष सियासत भी जमकर करता रहा। बिहार में नई पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर को उम्मीदवारी का झटका लगने वाला है। पिछले हफ्ते प्रशांत किशोर ने तामझाम के साथ बिहार की तरारी सीट से उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार एसके सिंह का नाम घोषित किया था। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह सेना के पूर्व उप प्रमुख हैं। अब इनकी उम्मीदवारी में पेच फंस गया कि बिहार में कहीं के ये वोटर ही नहीं है। मूल रूप से भोजपुर जिले के रहने वाले जनरल सिंह और उनका परिवार लंबे समय से दिल्ली में रहता है और किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वहां का वोटर होना जरूरी होता है। ऐसे में एसके सिंह की उम्मीदवारी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी कल नए उम्मीदवार पर फैसला ले सकती है। पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं, लेकिन पहले चुनाव में ही ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं दिख रहे। इससे पहले शुक्रवार को बेलागंज में उम्मीदवारी के ऐलान के दौरान हंगामा हो गया और दो दावेदारों के समर्थक भिड़ गए। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जनसुराज सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। आपको याद होगा शिमला में संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर पिछले दिनों में बहुत बवाल हुआ था। अब उसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। ये खूबसूरत वादियां शिमला की हैं, जहां विवादित संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो गया। हाथ में ड्रिल मशीन लिए कामगारों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की शुरुआत की। दरअसल ये एक्शन म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट के आदेश की वजह से हो रहा है और मस्जिद तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी खुद अपने खर्चे पर करवा रही है। नहीं, वक्फ बोर्ड को नहीं खुद तोड़ेगी। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। इस मस्जिद को तोड़ने में करीब 2 महीने का वक्त लग सकता है। अभी ऊपरी हिस्से को गिराने का काम चल रहा है। इससे पहले संजौली मस्जिद के आसपास के इलाके में पुलिस की भारी फोर्स लगाई गई थी। जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं। अच्छा माहौल बनाए रखें। ये शिमला की वही मस्जिद है जिसके निर्माण को लेकर जमकर विरोध हुआ था। लोगों ने विशाल प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान पुलिस पर पथराव की घटना भी सामने आई थी और लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। उम्मीद है इस एक्शन के बाद मामला शांत होगा और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। और बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े बदमाशों ने गहनों का शोरूम लूट लिया। 2 बदमाश पकड़े गए। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ है और दुकान के अंदर पुलिस वाले पड़ताल कर रहे हैं। बेगूसराय के पीपी ज्वेलर्स नाम की इस दुकान में दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने लूटपाट की। ग्राहक बनकर घुसे बदमाशों में से 2 को दुकान के मालिक ने लाइसेंसी बंदूक की मदद से पकड़ लिया, लेकिन 2 बदमाश 40 लाख के गहने लेकर भाग निकले। 4 लोग के आने की प्रथम दृष्टि यहाँ पे जानकारी है। सब सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। 30 से 35 लाख के करीब की बात वो कर रहे हैं। 2 लोग पकड़े जा चुके हैं और आत्मरक्षा में उनके द्वारा फायर भी किया गया था। पुलिस ने समय रहते बदमाशों को अपने कब्जे में ले लिया, नहीं तो भीड़ मौके पर ही इंसाफ करने के मूड में थी। दुकान के अंदर बदमाशों ने गोली चलाई थी, जिसमें दुकान का सेल्समैन जख्मी हुआ। अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन यमुना की हालत बहुत खराब है। अब एलजी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में यमुना में सफेद झाग वाला पानी आज भी दिख रहा है। अब इस पर एलजी वीके सक्सेना ने भी निशाना साधा। एलजी ने पोस्ट किया जिसमें लिखा है, आदि अनंत से दिल्ली की जीवन रेखा रही। यमुना का महत्व महापर्व छठ के समय कहीं अधिक हो जाता है। यमुना का यह हाल, दिल्ली की जनता का दर्द देखा नहीं जाता। ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? 7 साल में 8500 करोड़ रुपया
दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना की सफाई पर खर्च किया। कल ही दिल्ली की सीएम ने यमुना की गंदगी का ठीकरा यूपी और हरियाणा की सरकार पर फोड़ा था। ये सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है, यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। सवाल ये कि राजनीति की इस लड़ाई में दिल्ली के लोग कब तक पिसते रहेंगे। और हरियाणा में परिवहन मंत्री अनिल विज का एक्शन अवतार इन दिनों काफी चर्चा में है। बस में सवार होकर अनिल विज करनाल के न्यू बस स्टैंड पहुंचे। दुकानदार का अतिक्रमण देखा तो गुस्सा हो गए, अफसरों से पूछने लगे। कार्रवाई करो इसकी। बाहर कैसे खड़ा तू यहाँ पे, कैसे लगा रखी है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आगे बढ़े तो बस के टिकट काउंटर की हालत देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कोई भी नहीं है यहाँ पे। काउंटर की खिड़की पर कोई नहीं बैठा था। अफसरों से गुस्से में पूछने लगे। नई सरकार में अनिल विज को परिवहन मंत्रालय का जिम्मा मिला है। चार्ज संभालते ही मंत्री जी एक्शन मोड में आ गए। मैं तो देखने निकला था कि क्या हो रहा है, आप देख लो। विज के एक्शन से अफसरों में हड़कंप है। वैसे अनिल विज इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक जो उम्मीदवारों के नाम तय होने को लेकर चल रही है इस वक्त। बड़ी खबर इस वक्त ये बता दें कि 96 सीटों पर चर्चा जो है वो पूरी हो चुकी है। अब खबर ये मिल रही है कि कल उद्धव ठाकरे को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जो आज हुई बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई है, जिसके बाद ये नाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर, बैठक अभी जारी है लेकिन 96 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से।